नेक्स्ट करेंगे हम सेक्शन 376 पनिशमेंट्स। ठीक है, हमने यहाँ तक ये तो समझ लिया है कि रेप क्या होता है, 375 में रेप क्या है, इसका एक्टर सीएस और मेंसरिया क्या है। 376 में और इसके आगे सेक्शन में पढ़ेंगे इनकी पनिशमेंट्स, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कैटेगरीज में पनिशमेंट अलग अलग है। और एक क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे अभी कि जो हस्बैंड अगर फोर्सिबली कर रहा है, ठीक है, तो वो भी रेप है। वैसे जो हस्बैंड का है राइट टू एक्सप्रेशन में, हस्बैंड का राइट भी है जो सेक्सुअली एक्सप्रेस करना अपने आप को, वो भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू एक्सप्रेशन जो बोलना, राइट टू स्पीक वगैरह, स्पीक, राइट टू स्पीक क्या है, राइट टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ है हमारा फंडामेंटल राइट है, कि अपने आप को एक्सप्रेस करना हमारा एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्पीक, जैसे राइट टू स्पीक जो राइट है ना फंडामेंटल राइट है, वैसे राइट टू जो सेक्स है, जो हस्बैंड का जो राइट है, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, सेक्सुअली एक्सप्रेस करना, वो भी उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, पर अगर वो क्लैश कर रहे हैं, वुमेन का जो राइट है, जो वाइफ का जो है, वो उसके पास है राइट टू प्राइवेसी में, उसका अपना फंडामेंटल राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और हस्बैंड का जो फंडामेंटल राइट है जो सेक्सुअली एक्सप्रेस करना, वो भी उसका फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे मतलब क्लैश हो गए, क्लैशेज आ गए हैं। अगर आप देखो इस पॉइंट को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझ लेना कि जो वुमेन है उसका भी राइट है, फंडामेंटल राइट है अपने आप को, राइट टू प्राइवेसी वाला। ठीक है, अपने आप को राइट टू प्राइवेसी में जो हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एन. मर्दिकर में, कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो जो वाइफ का जो राइट है, अपना राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी में। ठीक है, टू रिफ्यूज सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने हस्बैंड को रिफ्यूज करना भी उसका राइट है, वाइफ का। और हस्बैंड का जो है उसका राइट है, हस्बैंड का राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीक, जैसे है ना राइट टू स्पीक, राइट टू राइट नॉट टू स्पीक, तो वो जो उसका फंडामेंटल राइट है उसमें सेक्सुअली अपने आप को एक्सप्रेस करना भी उसका फंडामेंटल राइट है हस्बैंड का। अब यहाँ पे दोनों के राइट जो है क्लैश कर गए हैं, देखा जाए तो दोनों के राइट क्लैश कर रहे हैं आपस में। हस्बैंड जो है वो इंटरकोर्स करना चाहता है, अपने आप को, अपना फंडामेंटल राइट है उसका, अपने आप को सेक्सुअली एक्सप्रेस करना उसका राइट है, और वाइफ का रिफ्यूज करना, राइट टू प्राइवेसी में, उसका अपना फंडामेंटल राइट है। तो इस केस में क्या होगा कि फंडामेंटल राइट में यहाँ पे हस्बैंड के पास राइट बन जाता है उसको डिवोर्स लेने का। डिवोर्स लेने का है, यहाँ पे भी जो वाइफ का जो राइट होगा वो सुपरसीड कर जाएगा हस्बैंड के फंडामेंटल राइट से यहाँ पे। ठीक है, अपनी वाइफ को भी वो कंपेल नहीं कर सकता, जबरदस्ती फोर्सबली अपनी वाइफ को भी नहीं कह सकता सेक्स के लिए, पर क्योंकि इसका भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेस, सेक्सुअली एक्सप्रेस करना अपने आप को, वो भी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो जो हस्बैंड यहाँ पे जो उसका फंडामेंटल राइट है उसको ओवर सुपरसीड कर जाएगा वुमेन का फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी वाला, जो हमने यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एन. मर्दिकर में जो हमने पढ़ा था। राइट टू प्राइवेसी इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ एज ग्रांटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पे सुपरसीड कर जाएगा। पर यहाँ पे हस्बैंड के पास फिर राइट बन जाएगा डिवोर्स लेने का, इस ग्राउंड पे कि वाइफ जो है मुझे रिफ्यूज करती है और मैं अपना फंडामेंटल राइट जो है, मैं अपना फंडामेंटल राइट जो है, मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो इसलिए वो जबरदस्ती तो नहीं उसको सेक्स के लिए कंपेल कर सकता वुमेन का, क्योंकि यहाँ पे दोनों के फंडामेंटल राइट है। इसका राइट टू प्राइवेसी है, इसका राइट टू एक्सप्रेस है अपने यहाँ पे, सेक्सुअली एक्सप्रेस हिमसेल्फ, तो वो यहाँ पे इस ग्राउंड पे वो डिवोर्स ले सकता है अगर वाइफ जो है रिफ्यूज कर रही है। ठीक है, पर कंफ्यूज ना होना यहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 376 से, अब पनिशमेंट शुरू हो जाएंगी। हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, एक्टर सीरियस और मेंसरिया जो है रेप का पढ़ लिया। अब डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टर सीरियस हैं या डिफरेंट मेंसरिया है, तो उस पर उन्होंने पनिशमेंट थोड़ी सी अलग अलग कर दी है। 376 ऐसे अलग सेक्शन हैं, ये हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अब मेरा बेरक शायद पुराना हो तो अगर आप देख लेना, अगर आपके बेरक में कुछ चेंजेस हो तो मुझे बता देना, वैसे शायद लेटेस्ट ही है मेरा भी। पनिशमेंट फॉर रेप 376 है, पनिशमेंट फॉर रेप whoever except in the cases provided for in subsection 2। ठीक है, whoever इनको छोड़ के, बाकियों को जो 2 में है उनको छोड़ के। ठीक है, ये हायर डिग्री क्या रेप है, यहाँ पे सजा ज़्यादा है। ठीक है, इनको छोड़ के अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल की। whoever except in the cases
provided for subsection 2 commits rape. Whoever commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine. और clause 2 है, whoever being a police officer commits rape, जो पुलिस ऑफिसर है अगर वो रेप करता है, within the limits of police station to which such police officer is appointed, in the premises of any station house, on a woman in such police officer's custody or in the custody of a police officer subordinate to such police officer. ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे वो वाले पर्सन हैं जिनकी डोमिनेंट पोजीशन है, जो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं. ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर है अगर तो देखो उसकी लिमिट में आएगा, पुलिस स्टेशन की लिमिट में आएगा जहाँ पे, तो वो अपनी डोमिनेंसी कर रहे हैं. जो पुलिस ऑफिसर जो उसको जो पावर दी गई थी लोगों के फायदे के लिए, ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर है, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, इनको कुछ पावर्स दी जाती हैं ताकि उस पावर का यूज़ करें, किस लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ना यूज़ करें, वो पावर का कहाँ यूज़ करें, लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ करें. पब्लिक सर्वेंट्स को दी जाती है ना, हर पब्लिक सर्वेंट जो होता है, जो जिसने जो उसके जॉब प्रोफाइल होता है उसके हिसाब से उसको पावर दी जाती है ताकि वो लोगों के बेनिफिट के लिए अपनी पावर को यूज़ कर सके. अगर पावर होगी तभी वो लोगों का भला कर पाएगा. अब यहाँ पे ठीक है, वो कहते हैं रक्षक ही भक्षक हो जाए. तो अब यहाँ पे जो रक्षक है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है. कमिट्स रेप विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन टू विच सच पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड और इन द प्रीमिसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस और ऑन अ वुमेन सच पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी, उसकी कस्टडी में और इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच पुलिस ऑफिसर, उसके नीचे वाला ऑफिसर है. बी बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी और इन द कस्टडी और ऑन ए पब्लिक सर्वेंट subordinate to such public servant, or being a member of the armed forces deployed in an area by the center or state government commits rape in such area, being on the management or on the behalf of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the timing in force or of a women's or children's institution commits rape on any inmate of such jail, remand home place or institution, or being on the management or on the staff of a hospital commits rape on a woman in that hospital, or being a relative, guardian, or teacher, or a person in a position of trust or authority towards a woman commits rape on such woman, or commits rape during communal or sectarian violence, or commits rape on a woman knowing her to be pregnant, or commits rape on a woman incapable of giving consent or being in a position of control or dominance over a woman commits rape on such woman, or commits rape on a woman suffering from mental or physical disability, or while committing rape causes grievous bodily harm or maims or disfigures or endangers life of a woman, or commits rape repeatedly on the same woman, shall be punished with rigorous imprisonment for term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine. ठीक है, अभी उसकी एक्सप्लेनेशन है. यहाँ पे जो है जो पर्सन है वो डोमिनेंट पोजीशन में और अपनी डोमिनेंसी, अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको मिसयूज कर रहा है, इसलिए इसको थोड़ा हायर कैटेगरी में डाल दिया इन्होंने. ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन है, ये आप खुद पढ़ लेना, पुलिस ऑफिसर क्या होगा, ये सब चीज़ें कर दिए. थर्ड है, whoever commits rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine, provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim, provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim. ये वही है 326 में जो हमने पढ़ा था ए में, सेम चीज़ें ही हैं. जो मेडिकल जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से अलग हटके चीज़ है, ठीक है, जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से हटके कोई एक नया कंसेप्ट है जो उन्होंने बाद में ऐड किया है, एक्ट 13/2013 जो एंटी रेप लॉ था, उसके कंसेप्ट में इन्होंने ये नई चीज़ें ऐड की है. नए एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट है जो इन्होंने बाद में एडिशंस किए. ठीक है, अगर कोई
ऐसे वगैरह आ जाए तो उसमें आप इसको एलेबरेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। वैसे जो है सेक्शन 357 एटसेट्रा टीआरपीसी के जो है वो डील करते हैं, ठीक है, कंपनसेशन के लिए। अदरवाइज क्या है, जो जूरिस्प्रूडेंस कहती है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहती है, जो फाइन इम्पोज होता है अक्यूज पे, इट गोज टू द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये जो फाइन जो इम्पोज किया जाता है वो स्टेट की ट्रेजरी में जाता है, विक्टिम को नहीं मिलता। पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वो जो चीज़ें थी जो फाइन लगा रहे हैं क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से हटके, वो फाइन उन्होंने क्या कर दिया, एक तो कह दिया है कि फाइन जो है वो एक्सपेंसेस को देख के किए जाएंगे, इतने रीजनेबल हों कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो खर्चा आ रहा है जो वुमेन को रिहेबिलिटेट होने के लिए, दोबारा बैक टू नॉर्मल होने के लिए जो वुमेन को खर्चा करना पड़ रहा है, उस उतने हो, उतना फाइन हो, और इट शैल बी पेड टू द विक्टिम, ताकि विक्टिम जो है वो खुद अपना खर्चा कर सके। क्यों? क्योंकि वो अक्यूज की वजह से उसको वो हरासमेंट हुई है, जो उसको जो अब दोबारा रिहेबिलिटेट होना पड़ेगा, जो उसे बैक टू नॉर्मल होना पड़ेगा, वो अक्यूज की वजह से उसने वो जो टॉर्चर जो उसको कर रहे हैं और उसमें जो खर्चा आ रहा है वो अक्यूज ही पे करे, ठीक है। नॉर्मल से हटके थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट है 376A, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं। पहला तो आ गया है कॉजिंग डेथ और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे में भी इंपॉर्टेंट है आपके। Whoever commits an offence punishable under subsection 1 or subsection 2 of section 376 and in the course of such commission inflicts injury which causes death of the woman or causes the woman to be in persistent vegetative state shall be punished with rigorous imprisonment for term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death। यहाँ पे डेथ की भी दे दी है। अब हुआ क्या था, ये जो है 376, ये जो एज डाला है इन्होंने, ये कब डाला है, आफ्टर 13/2013, ठीक है। अब ये एसए में आ जाता है, कई बार इस पे एक एसए आता है 20 मार्क्स का, एक एसए टाइप क्वेश्चन आया था, थेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि जो नया इन्होंने जो चेंजेस किए हैं उस पर एक एसए टाइप एक आंसर करो 20 मार्क्स में, तब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब हुआ क्या था, हम इसके हिस्ट्री में चलते हैं। जो एक्ट 13/2030 का ओरिजिन जो है वो हम ये देखते हैं कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ पे हुआ। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था 2012 में, ठीक है। निर्भया कांड हुआ था 2011 या 12 में हुआ था निर्भया कांड। वहाँ पे क्या हुआ था कि लड़की जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस में जा रही थी, तो एक्चुअल में जो वो बस थी वो जो बस चला रहे थे वो नॉर्मल रूटीन में बस नहीं जा रही थी, वो कुछ लड़के अपनी जो बस चलाते थे, कोई प्राइवेट बस चलाते थे, वो उसके बाद अपने जब उनका ख़त्म हो चुका था काम, बस का जो रूट वगैरह था ख़त्म हो गया था, उसके बाद वो जॉय राइड पे थे, 3-4 लड़के, 4-5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स थे, वो जॉय राइड पे थे, अपनी बस लेके घूम रहे थे, वो अपने फ़न के लिए शराब वगैरह पी के, अपने शराब पी के अपने मज़े में घूम रहे थे बस में। तो जो ये कपल था दिल्ली वाला, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, इनका बैड लक था, इन्होंने सोचा कि ये बस जो है नॉर्मल रूट में जा रही है, उन्होंने हाथ दे के वो बस को हाथ दे दिया, रोक लिया। कहीं ना कहीं लड़के लड़की जो थे ये भी कहीं इंटॉक्सिकेंट थे थोड़े बहुत, इन्होंने भी किया था, पर वो उनका अपना राइट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक लड़की ने नशा किया हुआ है तो शी बिकम ए वुमेन ऑफ ए इजी वर्च्यू, ठीक है। डजेंट मीन शी बिकम ए ऑब्जेक्ट ऑफ इजी वर्च्यू, कि वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको जो मर्जी यूज़ कर ले। तो वहाँ पे जब उन्होंने उनको लिफ्ट दे दिया और उसके बाद उन्होंने लड़के के साथ रेप किया, ठीक है, उसके बॉयफ्रेंड को, क्योंकि लड़के काफ़ी थे, 4-5 लड़के थे, बॉयफ्रेंड को मार, उसको भी पिटाई कर दी, लड़के की भी, उसके बॉयफ्रेंड की भी, और लड़के के साथ भी जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की। और उसमें उन्होंने इवन कि एक लड़के का हाथ जो था वो शायद लोहे का था, और उसने उसकी वेजिना वगैरह में वो अपना लोहे का हाथ भी इंसर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो उसकी काफ़ी वेजिटेटिव स्टेट हो गई थी लड़की की। मतलब उसको उन्होंने काफ़ी फिजिकली भी टॉर्चर किया, रेप भी किया, फिजिकली भी टॉर्चर किया काफ़ी लड़की को, आउट ऑफ फन। उसके बाद उसको फेंक दिया, सड़क पे फेंक दिया, लड़की वही सड़क पे तड़पती रही काफ़ी टाइम तक। और
पुलिस वाले भी आए और पुलिस वाले भी एक दूसरे को कहते रहे वहां पे कि ये पुलिस वाले आपस में आके कहते रहे कि ये तेरा एरिया, ये तेरा एरिया है। एट अ टाइम दो पुलिस वाले आ गए वहां पे और वो एक दूसरे को कहते रहे तेरे एरिया की है, तू लेके जा, दूसरा तेरे एरिया की है, ठीक है, जो 154 सीआरपीसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। तभी जीरो एफआईआर का कंसेप्ट है ना, अगर आपके एरिया में नहीं भी है तब भी आप एफआईआर करो, जीरो एफआईआर का कंसेप्ट ही यही है। चलो वो चीज़ें अलग है। उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की जो थी वो वेजिटेटिव स्टेट में आ गई। पूरे पहले दिल्ली में यूएन कराई हुई लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया, फिर पूरे इंडिया में धीरे धीरे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया और लोग डिमांड कर रहे थे। वो लड़की जो थी वो मरी नहीं थी, तब वेजिटेटिव स्टेट में थी। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है जो ना मरे में ना जीने में, ठीक है, ऐसी स्टेट आ जाए कि ना बंदा जीने में है ना मरने में, इतनी बुरी हालत होगी, ना तो वो जिंदा है ना मरा हुआ है, ऐसी स्टेज हो गई है। उसको कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट। परसिस्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूसली, वेजिटेटिव स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें वो ना जिंदा है ना मरा है, ठीक है, कोमा में चला गया या कुछ ऐसी में बुरी तरह, ना तो वो खुद कह रहा है मुझे मैं मर जाऊं, ना खुद मर रहा है और ना जी रहा है, दोनों मतलब ऐसी स्टेज आ गई है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट। तो वो जो लड़की थी जो जिसको निर्भया नाम दिया था, फिक्टिशियस नेम दिया था निर्भया, तो वो निर्भया जो थी वो ऐसी स्टेज में आ गई थी कि वो ना वो जिंदा में थी ना मरे में थी, और लोग डिमांड कर रहे थे कि इसको डेथ पेनल्टी दी जाए, ठीक है। अब तब ये सेक्शन नहीं था, 376A नहीं था, ठीक है, ध्यान से समझना, नहीं समझा तो मैं दोबारा समझाऊंगा, ध्यान से समझो। तब ये सेक्शन नहीं था, ठीक है, उस टाइम, क्योंकि ये 13/2013 के बाद आया। और जब ये निर्भया हुआ था तब वो जो 10-12 दिन जब वो लड़की वेजिटेटिव स्टेट में थी तब वो मरी नहीं थी और पूरी कोशिश थी कि वो बच जाए। इवन मलेशिया में भी उसका इलाज कराया था, फॉरेन में जाके इलाज कराया था कि कहीं से वो बच जाए, ठीक है, पर वो बच नहीं सकी। तो तब लोग कह रहे थे उस स्टेज पे, जब वो वेजिटेटिव स्टेट में थी तब लोग कह रहे थे कि इतना बुरा हाल किया इन्होंने, बेशक वो मरी नहीं है पर वो जिंदा भी नहीं है और इनको फांसी की सजा दी जाए। पर तब फांसी की सजा देनी जो है, फांसी सिर्फ एक ही सेक्शन में दी जाती थी, डेथ में, मर्डर में 302 में था, और तब दी जाती थी जब वो उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आ जाए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आ जाए 302 में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में जब वो आ जाता है तो उस केस में ही डेथ दी जाती है, मतलब डेथ पेनल्टी दी जाती है। अब वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस था पर मरी नहीं थी, उसको मारा नहीं था उन्होंने, वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया था, तो तब था ही नहीं कि उसको सजा दी जा सके। लोग जो थे, अब लोग जो है उनको लॉ का नहीं पता होता, ठीक है, लोग जो थे वो ह्यूमन कराई कर रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे थे, वो अपनी जगह ठीक थे, ठीक है। अगर बात करें हम उनकी जो उनके जो इमोशंस थे, इमोशनली दे आर राइट, इमोशनली वो लोग ठीक थे, इमोशनली वो डिमांड कर रहे थे कि लड़की को डेथ, मतलब जो है लड़की जो इन्होंने जो रेप किए इनको डेथ पेनल्टी दी जाए। पर टेक्निकली दे आर रॉन्ग, क्योंकि जब तक वो मरी नहीं है तो मर्डर नहीं हुआ, और मर्डर में ही हम सजा दे सकते थे। वो कह रहे थे कानून बदल दो, अगर वो कानून भी बदल देते, ठीक है, सपोज कानून बदल देते हम, ये अब ये वाला कंसेप्ट जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव और इफेक्ट जो है ये हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे, अभी नहीं मैं इसको कराऊंगा, पर इतना मैं बता देता हूँ कि क्रिमिनल लॉ में, अगर कोई भी क्रिमिनल लॉ में, सिविल में नहीं, क्रिमिनल लॉ में कभी भी किसी लॉ का रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं होता, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। आज अगर कोई कानून बना है तो आज के बाद ही लागू होगा, पीछे से लागू नहीं होगा। क्रिमिनल लॉ में कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। अगर वो उस दिन भी कानून बनाते थे तब भी उनको फांसी नहीं दे सकते थे, क्योंकि एक्ट जो हुआ था वो कानून बनने से पहले हुआ था, तो उसको फांसी नहीं दे सकते थे। बाद में वो लड़की मर गई, उसकी डेथ हो गई, तो वो 302 में उसको लायबल करके रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में डाल के उनको डेथ पेनल्टी उन्होंने दे दी, डेथ पेनल्टी के लिए लायबल कर दिया उन्होंने। पर अगर वो ना मरती तो फिर डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते थे। अगर वो वेजिटेटिव स्टेट में रहती है, आज भी कोमा में होती, तो वो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं कानून में क्या था, एक लेकुना था। उसके बाद जब इतना ह्यूमन कराई हुआ तब लेजिस्लेचर को लगा, स्टेट को लगा कि कहीं ना कहीं इस पर लॉ जो है थोड़ा और हार्श होना चाहिए, वुमेन जो है उसके अगेंस्ट जो है लॉ जो है वो थोड़े और हार्श होने चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बिठाई, वर्मा कमेटी बिठाई, जो वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बना के भेजी, और वो रिपोर्ट जो थी ऑलमोस्ट 100% तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 100% में उन्होंने एक चीज़ और रिकमेंड की थी कि वहाँ पे जो मैन की जगह है ना, अ पर्सन वर्ड यूज़ किया जाए। ये रिकमेंडेशन थी वर्मा कमेटी की, पर उन्होंने ये रिकमेंडेशन को नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वुमेन के अगेंस्ट थी, जो एक्ट था ये बेसिकली वुमेन के अगेंस्ट था।
तो वुमेन के अगेंस्ट मैन के लिए उन्होंने किया था, ये वुमेन के अगेंस्ट नहीं था, तो इसलिए नहीं चेंज किया। पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में कभी यहाँ पे अ पर्सन वर्ड हो जाए, तब जो वुमेन है वो भी लायबल हो सकती है रेप के लिए। जैसे जैसे वुमेन के पास पावर्स आ रही हैं, ठीक है, वो ज़्यादा एम्पावर्ड हो रही है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वुमेन भी रेप, ये जो ऑफेंसेस है ज़्यादा करे, तो उसमें तब हो सकता है कि मैन की जगह यहाँ पे वर्ड अ पर्सन आ जाए। जो है पॉक्सको में सेक्शन 3 में जो है यहाँ पे अ पर्सन वर्ड है, यहाँ पे वुमेन भी लायबल हो सकती है, ठीक है। ये भी एक रिकमेंडेशन थी, पर ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की। और जो उनकी वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो सारी उन्होंने 13/2000 एक्ट में ऑलमोस्ट सारी करके 97-98% उन्होंने एक्सेप्ट करके वही 13/2013 एक्ट बना दिया। उस कमेटी का जो एक्ट था उसको बना के उन्होंने और उसी को फाइनली पास कर दिया। और ये जो 376 था ये भी उसी में ऐड हुआ है। अब क्या है, अब अगर वो लड़की ना भी मरे, और वर्ड है यहाँ पे, ये वर्ड देखो यहाँ पे क्या वर्ड है, और वर्ड है, ठीक है। अगर वुमेन नहीं भी डेथ कॉज होना और वो वेजिटेटिव स्टेट में भी हो जाए वुमेन, तब भी उसको डेथ दी जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी याद रखना है ऐसे टाइप क्वेश्चन में, ये ऐसे में भी आप ये चीज़ कर सकते हो। इस पे ऐसे के क्वेश्चन आते रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे आते रहे हैं, क्योंकि वर्मा कमेटी के बाद जो 13/2013 था ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्ट है, काफ़ी एलेबरेट एक्ट है। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के लिए अगर कोई थेटिकल क्वेश्चन आ जाए, डिस्क्राइब द ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन करके कुछ आ जाए, तो उसमें ये सब चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट है 376 AB, पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वुमेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अगर 12 साल से कम की अगर लड़की के साथ हो रहा है, whoever commits rape on a woman under 12 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to prison for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine or with death, provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim, provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim, ठीक है। ये 12 ईयर्स वाला डाल दिया इन्होंने, पर अदरवाइज ये सब चीज़ें जो है ना ये उसमें भी कवर हो रही हैं, पॉक्सको एक्ट में भी कवर हो रही है, पॉक्सको एक्ट में भी ये कवर हो रही है चीज़, ठीक है। और जो आईपीसी जनरल लॉ है और पॉक्सको जो है वो स्पेशल लॉ है, तो जो पॉक्सको होगा वो ओवरराइड कर जाएगा आईपीसी को। नेक्स्ट है 376B, sexual intercourse by husband upon his wife during separation. Whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, ठीक है, हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, without her consent, shall be punished with imprisonment of either description for term shall not be less than 2 years, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, ठीक है। कुछ खास नहीं समझाने वाला। नहीं, डिवोर्स नहीं है, डिवोर्स के बाद तो फिर तो वो नॉर्मली हो गया ना, फिर तो हस्बैंड वाइफ रही नहीं। अगर डिवोर्स हो गया फिर तो हस्बैंड वाइफ है ही नहीं। ये तो बिफोर डिवोर्स बात कर रहे हैं, ये रह अलग अलग रहे हैं, डिवोर्स नहीं हुआ है, तो जब तक डिवोर्स नहीं होगा तब तक तो वो क्या है, हस्बैंड वाइफ ही होंगे ना। और अगर डिवोर्स हो गया फिर तो हस्बैंड वाइफ रही नहीं, फिर तो नॉर्मल कैटेगरी आ गई है। फिर सेक्शन इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, whoever being in position of authority or in a fiduciary relationship, a public servant or superintendent or a manager of jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force, or a woman or children's institution, or on the management of a hospital, being of the on the staff of a hospital, abuses such position of fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him. Such sexual intercourse not amounting to offence of rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, ठीक है। 5 साल से मतलब कम नहीं होगा, 10 ईयर्स होएगा, पर ख्याल रखना, थोड़ा सा ख्याल रखना, एक्सप्लेनेशन इसके देख लो, जो इंटरकोर्स है 1 to D वाला और 1 to एक्सप्लेनेशन वो सब है,
जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो समझाने वाली जो चीज़ है, ख्याल रखना यहाँ पे जो है इंड्यूस या सीड्यूस किया जा रहा है वुमेन को, क्यों? पर्सन इन अथॉरिटी है और इसलिए यहाँ पे सजा कम है। यहाँ पे क्या है कि वुमेन को ऑप्शंस दी जा रही है अपनी पावर यूज करके। यहाँ पे वुमेन को ऑप्शन दी जा रही है अपनी पावर यूज करके कि मेरे पास ये पावर है, मैं अपनी पावर यूज कर लूंगा अगर तुम मेरे साथ इंटरकोर्स करोगी तो। मतलब यहाँ पे क्या, फिजिकल रेजिस्टेंस खत्म हो चुकी है, यहाँ पे ऑप्शन दी जा रही है वुमेन को। वुमेन को कंपेल नहीं किया जा रहा, उसको ऑप्शन दी जा रही है कि मैं अपनी जो पावर को यूज करूंगा या मिस यूज करूंगा तुम्हारे बेनिफिट के लिए। मैं अपनी पावर जो है, मेरे पास जो पावर, जो मुझे कानून ने जो पावर दी है लोगों के बेनिफिट के लिए, वो मैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए अपनी पावर को यूज करूंगा या मिस यूज करूंगा अगर तुम मुझे सेक्सुअली सेटिस्फाई करोगी तो। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे तो आओ चाहे ना आओ। ठीक है, मैं इसका क्रक्स समझा रहा हूं तुम्हें सेक्शन 376C का, कि यहाँ पे जो पावर दी हुई है उसको, ठीक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई अथॉरिटी है, फिड्यूशियल रिलेशनशिप में है, कोई मैनेजर है जेल का, ठीक है, उससे कह रहा है वुमेन को कि मैं तुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा, कुछ जेल में तुझे कुछ बेनिफिट दे दूंगा, मैं तुझे एसी कमरा दे दूंगा, कुछ और दे दूंगा, कुछ ऐसे बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, या हॉस्पिटल में है, कोई स्टाफ है हॉस्पिटल का, तो तुझे कोई बेनिफिट दे दूंगा, मैं मतलब अपनी पावर को यूज करूंगा या मिसयूज करूंगा तुम्हारे बेनिफिट के लिए, और उसके बदले में तुम्हें मुझे सेक्सुअली सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी है, इंड्यूस कर रहे हैं सेड्यूस कर रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है। और फिर वुमेन कंसेंट दे रही है तो ये 376C में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे सजा कम है। अदरवाइज क्या है, 376 के क्लॉज 2 में आ जाएगा। अगर तो सेड्यूस से इंड्यूस नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, फिर तो आ जाएगा उसमें 376 का क्लॉज 2 में आ जाएगा। 376 के क्लॉज 2 में ये सारे बंद देख लेना चाहिए इसको दोबारा ना, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया 376 क्लॉज 2 पढ़ा है। ठीक है, सिंपल जो 376 का क्लॉज 2 है उसमें कवर हो जाएंगे ये पर्सन सारे, जो इसमें 376 में दिए ना ये पर्सन वहां कवर हो जाएंगे। पर अगर वो वहां पे उसको ऑप्शन दे रहे हैं, इंड्यूस या सेड्यूस कर रहे हैं कि मैं अपनी पावर यूज करूंगा, मिसयूज करूंगा तुम्हारे बेनिफिट के लिए, पर वो बेनिफिट तुम्हें तब होगा अगर तुम मुझे बेनिफिटेड करोगी, सेक्सुअली बेनिफिटेड करोगी तुम मुझे तो, और उस पावर को मिसयूज कर रहा है तब उसको ये सजा मिलेगी। तब यहाँ पे इसलिए सजा थोड़ी सी कम है, 5 ईयर्स तक है, जो 10 साल तक की जा सकती है, क्योंकि अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। और वुमेन भी कंसेंटिंग पार्टी है यहाँ पे, उसको भी पता है, अच्छा बुरा पता है, और तब वो उसके साथ पार्टिसिपेट कर रही है। पर कहीं पे रेप की कैटेगरी में आ जाएगा और पर्सन कहीं अपनी अथॉरिटी भी मिसयूज कर रहा है, तो इसलिए इसको इन्होंने कम सजा में किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? पढ़ लेना इसमें ये सब चीज़ें, एक्सप्लेनेशन वगैरह खुद पढ़ लेना। फिर गैंग रेप आ गया, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही कर लेना, 1 और मोर पर्सन। यहाँ पे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में जाके। ठीक है, वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय 1 और मोर पर्सन कंस्टिट्यूटिंग ए ग्रुप। ठीक है, 1 और मोर पर्सन, एक आदमी नहीं गैंग रेप कर सकता, यहाँ पे 1 का मतलब एक आदमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 और मोर कंस्टिट्यूटिंग ए ग्रुप मतलब 2 बंदों का भी हो सकता है, मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड है, एक बंदा गैंग रेप नहीं कर सकता। और जो यहाँ पे जो 1 का मतलब जा रहा है ना, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर दोबारा समझाता हूँ आपको। वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय 1 और मोर पर्सन कंस्टिट्यूटिंग ए ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस of common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offense of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine। ठीक है, बाकी वही है, प्रोवाइडेड है, वो सब सेम ही है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो मतलब है ना 1 का पर्सन का जो मतलब है, इसका मतलब समझो 2 लड़के हैं, दोनों मिलके गए, एक लड़की को इन्होंने पकड़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दोनों की जो आपस में है ना कॉमन इंटेंशन है, वो कॉमन इंटेंशन है कि जो ये पर्सन है ना ये कह रहा है आई एम जस्ट फैसिलिटेटिंग यू। ठीक है, मैं सिर्फ फैसिलिटेट करूंगा, मैं रेप नहीं करूंगा, रेप तो नहीं करना है, मैं सिर्फ तुझे फैसिलिटेट करूंगा, तब भी दोनों लायबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, व्हेन ए वुमन इज रेप्ड बाय 1 और मोर पर्सन्स, एक ने भी रेप कर लिया ना तो वो गैंग रेप हो जाएगा। पर ख्याल रखना यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना, वहां पेपर में ये मत लिखाना कि एक बंदा भी
गैंग रेप कर सकता है, एक बंदा गैंग रेप नहीं कर सकता। ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड। ग्रुप जो है, जो ग्रुप बनाना है, जो गैंग बनेगा, गैंग रेप का मतलब ग्रुप होगा। ठीक है, गैंग जो बनाना है वो ग्रुप में बनेगा, तो उस ग्रुप में एक से ज्यादा बंदे होने चाहिए। 4 बंदे हैं, 4 में से 2 ने रेप कर लिया, 2 ने नहीं किया, लेबल सारे होंगे रेप के लिए। ठीक है, चाहे एक ने कर लिया, उसका मतलब ये है वेयर ए वुमन इज रेप्ड बाय 1 और मोर पर्सन कंस्टिट्यूटिंग ए ग्रुप। ग्रुप में ज्यादा बंदे थे, एक से ज्यादा बंदे थे, पर रेप एक ने किया है, बाकी उन्होंने नहीं किया, या टाइम नहीं मिला, अभी कर नहीं पाए हैं, या वैसे उनकी इच्छा नहीं थी करने की। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड है पर्सन है, यहाँ पे मैन नहीं वर्ड यूज किया, तो ग्रुप में वुमेन भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है मोर पर्सन, वेर ए वुमेन इज रेप्ड बाय 1 और मोर मेन नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये तो क्लियर करो ना, इस चीज को समझो, बिल्कुल नहीं है। गैंग रेप बनाने के लिए रेप एक, जो ये जो रेप करेगा ना, ये पर्सन ही होगा, ये मैन ही होगा। रेप करने के लिए तो मैन ही चाहिए, पर ग्रुप बनाने के लिए सारे मैन नहीं होने चाहिए, ग्रुप बनाने के सारे मैन नहीं होने चाहिए। समझो, दोबारा समझो। पोज एक लड़का है और एक लड़की है, इन दोनों ने ग्रुप बनाया, लड़की ने कहा, एक्चुअल में फैक्ट भी थे केस के, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश करके एक केस था, जिसमें क्या किया, जो लोगों ने बड़ा गलत उस केस को गलत इंटरप्रेट किया था। यहाँ पे क्या किया कि लड़की थी, इसकी फ्रेंड थी, इसने अपनी एक फ्रेंड को बुलाया, घर पे बुलाया, अपने घर पे बुलाया इस लड़की को, और बाहर से लॉक लगा के इसको अलाउ किया कि ये इसके साथ रेप कर ले। ठीक है, इसको अलाउ कर दिया, यहाँ पे लड़की ने फैसिलिटेट किया, यहाँ पे उसको 376 के लिए लायबल नहीं किया था रेप के लिए लड़की को, पर उन्होंने उस जजमेंट में उन्होंने ऊपर छोड़ दिया था कि लड़की अगर एज ए अबेटर है या एज ए कॉन्स्पिरेटर है तो वो उसके साथ लायबल हो सकती है। ठीक है, सेक्शन 376 रेड विद सेक्शन 120 बी, इसमें लायबल हो सकती है, पर सिर्फ 376 के लिए लायबल नहीं हो सकती। वहां पर उन्होंने कहा था अगर एज ए कॉन्स्पिरेटर है तो लायबल हो सकती है, एज ए अबेटर लायबल हो सकती है, वहां पे ओपन छोड़ दिया था उन्होंने जजमेंट में। तो लोगों ने, मैं इसलिए वो जजमेंट अब मैं नहीं कराता, क्लास में नहीं कराता, क्योंकि वो जजमेंट पे लोगों ने बहुत गलत इंप्रेशन ले लिया था। वो जजमेंट पढ़ाते थे स्टूडेंट, और वो गलत वहां पे वो सोच के आते थे कि लड़की रेप के लिए लायबल ही नहीं हो सकती। मतलब वो जजमेंट बड़ी अच्छी जजमेंट थी, उसमें ये था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऊपर छोड़ दिया था कि अगर वुमेन जो है वो रेप के लिए लायबल नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे वर्ड मैन यूज किया है, पर अगर वो एज ए अबेटर है या एज ए कॉन्स्पिरेटर है तो वो लायबल हो सकती है। ठीक है, वो जजमेंट जो पढ़ते थे स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो जाते थे, वो सोचते थे वुमेन लायबल ही नहीं है। ठीक है, अगर वो जजमेंट पढ़नी है तो ध्यान से पढ़ना, मैं इसलिए वो मैंने जजमेंट करानी छोड़ दी, मैंने क्लास में कराता क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो गैंग रेप है ना, गैंग रेप के लिए यहाँ पे जो वुमेन है, यहाँ पे जो ग्रुप है उसमें वुमेन भी हो सकती है। अब तो स्पेसिफिकली सेक्शन बन गया ना गैंग रेप का, तो यहाँ पे जो गैंग में वुमेन भी हो सकती है, यहाँ पे पर्सन होने चाहिए, तो वुमेन भी पर्सन है, मैन भी पर्सन है। और रेप जो है, रेप तो सिर्फ मैन ही कर सकता है, वुमेन रेप नहीं कर सकती, पर अगर वो गैंग का पार्ट है तो वो गैंग रेप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तभी उन्होंने पर्सन यूज किया है, नॉट मैन वर्ड नहीं यूज किया। फिर नेक्स्ट 376 डी है, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, पढ़ लेना। अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, ये सब इन्होंने आगे आगे इन्होंने हीनियस बना दिए क्राइम्स, अगर 16 साल से कम है, 12 साल से कम है, कैटेगरीज बना दी है। फिर 376 ई है, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। ठीक है, ये पढ़ लेना, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। अननेचुरल नेक्स्ट टॉपिक में मैं कराऊंगा, अलग से कराऊंगा, अननेचुरल पे थोड़ा सा, इस पे कुछ 1-2 जजमेंट्स भी हैं और इसको थोड़ा एलाबरेट कर दिया इन्होंने, इसमें कई चीज़ें आ जाएंगी, ये अलग से कराऊंगा मैं। इसको आप यहाँ तक कर लो, रेप वाला जो टॉपिक है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, रेप 376 सारा कंप्लीट हो गया।